Hello student, welcome to the wisdom classes by RK. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 भूगोल पाठ्य पुस्तक के सभी ऑब्जेक्टिव का चर्चा पूरे डिटेल के साथ करने वाले हैं। इसके साथ अन्य वीडियो में हम एक एक करके सोशल साइंस के अन्य विषय जैसे इतिहास हो गया, आपका अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक, राजनीतिक विषय का भी अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि हर साल यह देखा जाता है कि अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपके कक्षा के पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हर एक विषय के ऑब्जेक्टिव में आप एक अच्छा स्कोर कर पाए तो आइए हमारे साथ जुड़िए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, आपके कक्षा के भूगोल पाठ्य पुस्तक को कुल 2 खंडों में बांटा गया है, खंड क तथा खंड ख। खंड क में कुल 6 चैप्टर्स है, उसी प्रकार खंड ख में भी आपका कुल 6 चैप्टर्स है। तो आइए हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आइए स्टूडेंट पहले समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। देखिए, मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाले हर एक चीज को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन, जो भी हम लोग चीज उपयोग करते हैं वो हमारे संसाधन हो गए। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल एक प्रकार का क्या हो गया? संसाधन हो गया। इसी तरह एक हवाई जहाज से लेकर सुई तक जो हम मानव इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। तो प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक अनविक्रयणीय संसाधन है। अब अनविक्रयणीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित होती है, यानी जिसके इस्तेमाल से वह ऐसी स्थिति आ जाए कि वह कभी ना कभी खत्म हो जाए, और जिनकी पूर्ति हमें बहुत जल्द ना हो सके। अगर पूर्ति हो भी तो इसके लिए लाखों करोड़ वर्ष लग जाए, जैसे कि सभी जीवाश्म ईंधन, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या हुए? अनविक्रयणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो सूर्य प्रकाश है वो ये किस प्रकार का संसाधन है? तो पहले आप देखिए कि कोयला जो है ये हम लोगों को, जैसे कोयला क्या हुआ था? अनविक्रयणीय संसाधन था। उसी तरह से आप हम सूर्य प्रकाश पर अगर नजर करें तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो एक्चुअली ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है आपका नवीकरणीय। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो सकता है। तो सूर्य प्रकाश जो है यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य कैसे है? जैसे इनकी सूर्य प्रकाश की जो प्राप्ति होती है हमें दिन ब दिन होती रहती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं? यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यानी अब समझते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। यानी आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन एक देश के तट से, किसी देश के तट से एक निश्चित दूरी तक फैला हुआ एक क्षेत्र होता है जहां उस देश के विशेष अधिकार प्राप्त होता है। जैसे इस तट रेखा से इतना क्षेत्र जो होता है फैला होता है, वे जिसपे उस देश का विशेष अधिकार होता है। जैसे ये भारत देश है हमारा, अपना प्यारा भारत, यहाँ से लेकर इस क्षेत्र तक, समुद्र तक फैला हुआ है। तो यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल मील जो क्षेत्र होता है वो जो है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी देश को जो उस देश के निकटतम होते हैं उसे वहां के मछली पकड़ने तथा समुद्री संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होता है। यहाँ पर जो तेल और गैस की उत्पादन करने का अधिकार प्राप्त होता है उसे। तो हो गया आपका, यानी तट रेखा से 200 नॉटिकल मील जो दूरी जो होता है उस क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो स्टूडेंट समझिए पहले कि डाकुओं का काम क्या होता है। डाकुओं का काम होता है लूट खरोच करना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होगा? यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। कहने का तो है जब हम लोग संसाधन को बिना बुद्धि विवेक किए, बिना किसी सिस्टम के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका दोहन करते जा रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनियोजित विदोहन। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होते हैं? माने किसी देश का जो समुद्री सीमा जहां से शुरू होती है उस तट रेखा से कितने किलोमीटर जो क्षेत्र होता है, जो भी संसाधन होगा वहां पर वो राष्ट्रीय संपदा में निहित होगा, यानी राष्ट्रीय संपत्ति होगा। इसका हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण, अच्छा, प्रश्न का उत्तर जाने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है जब भूमि अपनी उर्वरता क्षमता खो देता है,
उसी को हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो पंजाब में भूमि का जो निम्नीकरण होता है, यानी पंजाब की भूमि जो उसकी उत्पादन क्षमता दिन ब दिन घटती जाती है, तो उसका कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में देखिएगा, पंजाब की जो खेती होती है वो मानसून पर आधारित नहीं होती है। वहाँ के किसान जो होता है मानसून पर आधारित खेती नहीं करते, वहाँ पर अपने भरोसे रहते हैं लोग। तो अधिक सिंचाई फिर भी कहाँ से करेंगे? सिंचाई जो करेंगे तो वहाँ से जमीन से अधिक पानी निकलाया जाता है, जिसके कारण भूमि का जो लवणीयता गुण होता है और लवणीयता और क्षारीयता गुण बढ़ जाती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए सोपनी कृषि क्या होता है, सोपानी कृषि क्या होता है? देखिए सोपानी कृषि का अर्थ होता है टेरेस फार्मिंग, यानी सीढ़ी नुमा खेत बना करके। देखे होंगे तो सीढ़ी नुमा खेत कहाँ पे होगा? मैदानी भागों पर तो होगा नहीं। तो वैसे राज्यों को खोज कीजिए यहाँ पर जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हो। तो उत्तराखंड जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका वाला राज्य है जहाँ पर सोपानी कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो हमारे हो जाएगा भारत के राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान क्या, देखिए भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। सॉरी, सहारा नहीं, थार थार रेगिस्तान जो है कहाँ पे है? वो राजस्थान में स्थित है। सहारा जो रेगिस्तान है वो आपका अफ्रीका महादेश में है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? तो राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायन कौन सा है? देखिए मेढक है, इसका प्रजनन यानी इसके बच्चे को जो जन्म देता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रजनन दर। तो मेढक का जो प्रजनन दर होता है उसको नष्ट करने वाला रासायन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, एड्रीन। तो एड्रीन रसायन के कारण मेढक का प्रजनन क्षमता जो दिन ब दिन नष्ट होते जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम हो जाएगा आपका, यानी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम हो जाएगा आपका रेगुर मृदा, यानी रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद मतलब बहुत अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो बहुत अधिक जल की उपस्थिति के कारण जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का जो वन थर्ड पार्ट जो है उसमें जल है, ठीक है, और सिर्फ 1/4 पार्ट यानी 1/4 भाग जो है उसमें क्या होता है? भूमि होता है, ठीक है। तो पृथ्वी में अधिक जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी कहने का मतलब 75% जो है पृथ्वी जो है उसमें जल है और 25 ही क्या है? जमीन है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कुल कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? और जितनी भी पृथ्वी में जितना जल है उनमें से कितना प्रतिशत भाग जो जल है वो महासागरों में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96.5%। 96.5% यानी लगभग 97% के बराबर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध होता है ये जो बांध होता है इसके लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे बहुत ही लाभ होता है, जिससे नदियों के पानी को रोकना, ठीक है, उससे बिजली उत्पादन करना, बांधों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को जो है यानी डैम्स को जो है भारत का मंदिर कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा निहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 65%। तो स्टूडेंट समझिए, अलग अलग किताबों में इस प्रश्न का उत्तर कहीं पे 60%, कहीं पे 70% दिया रहता है, लेकिन आपको ऑप्शन में 65% ही टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि अधिकतर बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक्स का जो है यानी पाठ्य पुस्तक के रेफरेंस मैंने वहीं से यहाँ पे लिया है। यानी देखिए यहाँ पे प्राणियों में जो है 65% जो है जल का अंश विद्यमान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है? बिहार में जो जल का अधिक प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो किस तत्व का जो मात्रा बढ़ रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर्सेनिक। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में
2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में जो है कितने भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार था, कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19.27%। 19.27% जगह जो था वहां पर भारत में जंगल का विस्तार था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विस्तृति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी वन विस्तृति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत जो है जल है, सॉरी वन है, यानी जंगल है, यानी वन मतलब जंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र। 20.60% जो क्षेत्र है वो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगल यानी वन का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? पहले हम लोग पढ़े भारत में, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिहार में कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओनली 7%। बिहार की जितनी भूमि है उसके 7% क्षेत्र में ही क्या है, वन का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं आगे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? यानी पूर्वोत्तर राज्यों के, यहाँ पे देख लीजिए पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका असम हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 60.11%। 60.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत के किस राज्य में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत का जो ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिएगा, यह भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि बहुत सारे बुक्स में आपको 5 वर्ग मिल जाएंगे, कहीं पे 4 वर्ग मिल जाएंगे, लेकिन अपने बुक्स के अनुसार देखिएगा इसे वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में। और 3 वर्ग कौन सा है? 3 वर्ग हो जाएगा आपका रक्षित वन, आरक्षित वन और वर्गीकृत वन। रक्षित वन, आरक्षित वन और वर्गीकृत वन, यानी वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? यानी जो पहले तो वन था, लेकिन उसको हम लोग अपने अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया, उसको जंगलों को काट करके वहां पर कृषि भूमि बना दिया। देखिए पहले ये बात है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, उसकी भोजन की उपलब्धता के लिए हम लोग वनों को दिन ब दिन करते जा रहे हैं, जो वही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रश्न कह रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है, नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर। 26,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की धारा संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है। वन्य जीव क्या मतलब? वन्य में जंगलों में रहने वाले जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी उस एक एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, 4 अरब हेक्टेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? देखिए कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पर जब कोई भी समस्या होता है, जो समस्या वाइटल होता है यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ जुड़ते हैं, वहां पर कोई सभी सर्वसम्मति से एक निर्णय लेता है कि क्या हम लोगों को आगे भविष्य में कोई ऐसी
जलवायु परिवर्तन हो या कुछ ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज ना हो जाए, तो इसके लिए एक समझौता होता है जिसे हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। यानी इसी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये कन्वेंशन हुआ था आपका अफ्रीका कन्वेंशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका कन्वेंशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव जो है इनमें से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घड़ियाल। घड़ियाल जो जीव है ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, मयूर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए मैंग्रोव्स कहाँ उगता है? ये दलदली भूमि में उगता है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो है ये हमारे भारत के सुंदरवन में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। तो मैनग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है आपका कैंसर के इलाज के लिए। तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के उपयोग के लिए। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो है बहुत बहुत प्रसिद्ध जो है, प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध एक वैद्य था। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है, किस देश से है। यानी तो इसका संबंध कहाँ से होगा? भारत से ही है, अपने देश भारत से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 100। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है लोह युक्त खनिज का, यानी लोहा का मात्रा उसमें थोड़ा मोड़ा पाया ही जाएगा। तो लोह युक्त खनिज का जो होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंगनीज। क्या हो जाएगा? मैंगनीज। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो पहले समझिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होता है। देखिए वैसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग बोलेंगे धात्विक खनिज। वैसे खनिज जहां पर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं अधात्विक खनिज। तो इनमें से कौन सा खनिज जो है अधात्विक है, यानी इसमें धातु का गुण नहीं पाया जाएगा? तो सोना ये तो धातु है, टीन ये भी धातु है, अवरक ये धातु नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवरक। अवरक जो है अधात्विक खनिज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता गया है, यानी किस खनिज को जो है उद्योग का जननी कहा जाता है? यानी उद्योग के लिए कौन सा खनिज को, मतलब उद्योग को किस खनिज का जननी कहा जाता है? नहीं, उद्योग का जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा जो है लोह अयस्क का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हेमाटाइट। जो लिग्नाइट है ये कोयला का एक प्रकार है, बिटुमिनस क्या है? ये भी कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है? लोहे का अयस्क होता है। जानते हैं अयस्क से हम लोग क्या होता है, कोई भी खनिज प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। निम्नलिखित में से जो उड़ीसा है, ऑप्शन सी, ये भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? तो भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो जो है कितना प्रतिशत लोहा अयस्क का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 20%। 20% जो है छत्तीसगढ़ जो है लोहा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंगनीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान है? यानी मैंगनीज उत्पादन में जो भारत का जो है विश्व में कितना स्थान है, कितना स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय। यानी मैंगनीज उत्पादन में जो भारत जो है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? अगर मान लेते हैं 1 टन इस्पात यानी स्टील हम लोग बनाएं तो इसमें कितना प्रतिशत मैंगनीज का उपयोग किया जाएगा? कितना केजी? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी 10 केजी यानी 10 किग्रा। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर ऑप्शन बी 10 किग्रा यानी 10 केजी। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्टूडेंट, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है लोहा एग्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में, तो लोहा एग्स का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? कहने का मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम जो धातु है उसको बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एग्स है जिससे हम लोगों को एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यानी हमारे देश में जो है तांबे का कुल कितना भंडार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। टन छूट गया है, 125 करोड़ टन। तो देश में कुल तांबे का भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड जो है पूरे देश का 80% जो है अभ्रक का उत्पादन ये दोनों राज्य ही करते हैं, अपना बिहार और झारखंड। कितना प्रतिशत? 80%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट अगर बनाना है हमको तो उसका कच्चा माल क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? यानी भारत के किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी असम। हेलो स्टूडेंट, तो समझिए आपके बेहतर समझ के लिए हम लोग ने हर एक क्वेश्चन के साथ एक जो है पिक्चर का यूज किया है ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव में एक बेसिक्स एक अच्छा समझ हो सके। अगर वीडियो को इसी तरह से आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए हम आप लोगों का आभार रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? यानी ऐसा भारत के कौन सा राज्य में जो है पहला परमाणु राज्य तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर केंद्र का नाम बताना है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तारापुर, ऑप्शन डी। तारापुर कहाँ पे है? तो तारापुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पहले प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोयला। तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो पहले समझिए कि प्राथमिक ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है। देखिए, प्राथमिक ऊर्जा उन ऊर्जा स्रोतों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम सीधे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, जैसे हो गया आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सारा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा जो है, ये जो है सीधे तौर पे हम लोगों को प्रकृति के रूप में नहीं मिलता है, प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? इसका उत्पादन करते हैं। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो विद्युत ऊर्जा जो होगा ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला जो है, देखिए कोयला हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम करते ही हैं, प्राकृतिक गैस तो सबके घर में होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? एक प्राकृतिक ऊर्जा हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। देखिए आप यहाँ पर समझते हैं कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या होता है। देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम से अलग होते हैं।
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्राय नवीकरणीय होते हैं, यानी यह ऊर्जा क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत होता है वो क्या होता है, नवीकरणीय नहीं होता है, वो अनवीकरणीय होता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इनमें से आप देखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कोयला नहीं, कोयला जो है नवीकरणीय स्रोत नहीं है। कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत, ठीक है, ये भी नवीकरणीय नहीं है। पेट्रोलियम, ये तो नवीकरणीय नहीं है। और सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो जैसे ही आपको ये प्रश्न पूछे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा, तो आप नवीकरणीय खोजेगा, तो जो आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मिल जाएगा उसी को आप लोग टिक लगाइएगा। तो सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, जो गोंडवाना समूह है उस कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है, यानी कहने का सीधे तौर पे अर्थ है कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, यानी बिहार के पड़ोसी राज्य जो झारखंड है वहां पर कोयले का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ठीक है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और सबसे न्यूनतम प्रकार जो होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जो होता है वो होता है पीट। ठीक है, और सबसे अधिक उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं मुंबई हाई का चित्र। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाना हेतु, यानी तेल का यहाँ पर प्यूरिफाई किया जाता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, यानी तेल शोधक कारखाना है हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, जो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है स्थित है वो है आपका ऑप्शन सी, डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पे है? तो डिगबोई हो गया आपका असम में है। कहाँ पे है? असम। तो यहीं पर भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था, डिगबोई असम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक जो गैस है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस खनिज हम लोग पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए यहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम का चित्र देख पा रहे हैं आप। आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल जो है डैम जो है, बांध जो है, ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ पे? यहाँ पे सतलज नदी हो जाएगा आपका पंजाब पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है, ये कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है यहाँ पर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, यानी कौन सा जो है ताप विद्युत, जहां पर ताप से बिजली उत्पादन किया जाता है, का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बरौनी। ठीक है, बरौनी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ठीक है, यानी भारत का कहाँ पे जो है सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जादूगोरा। जादूगोरा जो कहाँ पे है? जादूगोरा जो होगा आपका झारखंड पे है। ठीक है, जहां से सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तारापुर। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र पे। यहीं पे पहले हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे पहला जो परमाणु विद्युत गृह है कहाँ पे लगाया गया था? तारापुर में। तारापुर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र, यानी मुंबई। मुंबई तो महाराष्ट्र का राजधानी हो गया। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? देखिए, यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, देखिए यहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा का सबसे अधिक, सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। कि राजस्थान में बहुत सारे जो रेगिस्तान है, जहाँ पर अगर हम लोग सोलर पैनल बिछाते तो वहां से हम लोग बहुत सारे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि खाली जगह बहुत है जहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में धूप मिल जाएगा सोलर पैनल के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? जहां से हम लोग समुद्र की लहरों से बिजली उत्पादन कर सके, वहां से के लिए कौन सा जगह जो है भारत का एक अनुकूल परिस्थिति है जहां से हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? ये गुजरात में, गुजरात के निकट में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन औद्योगिक औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? यानी अगर हम लोग उद्योग बैठाना चाहें तो इनमें से कौन सा उसका कारक नहीं होगा? देखिए, बाजार, तो बाजार चाहिए उद्योग के लिए। पूंजी, पूंजी भी चाहिए। ऊर्जा, वो भी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही। कोई भी उद्योग जो बिना इलेक्ट्रिसिटी का चलेगा नहीं। तो इनमें से औद्योगिक अवस्थिति के लिए कौन सा कारक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह इस्पात कंपनी जो थी वो टिस्को यानी टाटा लोहा इस्पात कंपनी था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल पहले आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि तो भारत में जो है पहली सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। तो क्यों स्थापित किया गया? इसका कारण क्या है? देखिए, मुंबई एक पतन है, यानी मुंबई में जो पतन का अर्थ होता है बंदरगाह, जहाँ पर बड़े बड़े शिप रुकते हैं, जहाज, पानी जहाज। तो मुंबई एक पतन है। दूसरा, यह कपास उत्पादक क्षेत्र का निकटतम स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। या लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। इसका इनमें से सभी जो कारण है, उपयुक्त में से सभी सही, उपरोक्त में से सभी सही है। यानी मुंबई में एक पतन है, सही बात है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र में यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ये भी बात सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी बात सही है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास चाहिए, तो ये तो कृषि पर आधारित है। दूसरा, सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट बनाने के लिए कृषि का कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सीमेंट उद्योग। चीनी उद्योग, चीनी के लिए क्या चाहिए? गन्ना, तो गन्ना के तो कृषि करना पड़ेगा। जूट वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र बनाने के लिए क्या करना है? जूट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कृषि पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता रिसरा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता रिसरा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हुगली ब्रिज पर। ठीक है, इससे हम लोग कौन सा, यहाँ पर हावड़ा ब्रिज देख पा रहे होंगे आप लोग। सॉरी, ये देखिए हावड़ा ब्रिज। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पहले समझिए कि सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र यानी वैसे क्षेत्र जहां पर सरकार का कंट्रोल होता है, उसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई निजी क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है ये सरकार के कंट्रोल में होता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लोहा एवं एवं इस्पात, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, या रेमन कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोकारो, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी इसका उपयोग जो उपभोक्ता लोग करते हैं। ठीक है, पेट्रोल रसायन, लोहा इस्पात, चीनी उद्योग, या चित्ररंजन लोकोमोटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीनी, क्योंकि चीनी हर एक व्यक्ति खाता है,
ये कौन सा हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग पर आधारित है। कौन सा? चीनी उद्योग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है ये क्या होता है? ये छोटा उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, कब हुआ था? दिसंबर 1984 में। ठीक है, देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सड़कों का कुल लंबाई कितनी थी? ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रश्न के उत्तर में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो कहीं पर बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर जो है 2.42 लाख किलोमीटर दिया है, कहीं सारे पुस्तक में 3.88 लाख किलोमीटर दिया है, तथा कई सारे पुस्तक में इसका आंसर 1.46 लाख दिया है। तो पहले इसको प्रश्न के उत्तर को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय जो 2.42 लाख किलोमीटर जो है कच्ची सड़क था। कौन सा सड़क? कच्ची सड़क। ठीक है, और 1.46 लाख जो है ये था पक्की सड़क। ठीक है, पक्की सड़क की लंबाई थी। और दोनों को जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3.88। ठीक है, दोनों को अगर जोड़िएगा लाख किलोमीटर। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आप मारेगा 1.46 लाख किलोमीटर। कितना? 1.46 लाख किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? यानी किस भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक पक्की सड़कें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक लंबाई की दृष्टि से सबसे अधिक सड़क पाई जाती है यहाँ पे। पूरे भारत में आजादी के समय कितना था? 1.46 लाख। ठीक है, 1.46 लाख किलोमीटर जो था पक्की सड़क था। ठीक है, कितना? पक्की सड़क। और पक्की सड़क में सबसे अधिक भारत में कौन सा जो है पक्की सड़क में सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं दिया है। ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज दिया है, तो स्वर्णिम त्रिभुज जो है राजमार्ग जो है ये सड़कों के वर्ग में नहीं आता है। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राजमार्ग जो है ये सड़कों के अंतर्गत आता है, लेकिन त्रिभुज दिया है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसमें देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो अभी इस संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि अभी भारत के बहुत सारे राज्यों में मेट्रो सुविधा उपलब्ध हो गया। बिहार के पटना में भी मेट्रो रेल की अभी कार्य चल रहा है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, 2025 तक आशा की हो जाएगा। तो बहुत सारे राज्यों में जो है मेट्रो ट्रेन में भी मेट्रो की सुविधा प्राप्त है। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता, दिल्ली। और हाँ, मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो कोलकाता से ही उसका शुरुआत हुआ था। तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता में, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? यानी किस वर्ष जो है इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के इंडियन कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2005, नहीं 2005। तो वर्ष 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के इंडियन कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय यानी देश के अंदर चलने वाला जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1986, 1986 यानी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो स्टूडेंट समझिए पतन क्या होता है। जैसे बंदरगाह को ही पतन कहा जाता है, यानी जहां पर बड़े बड़े शिप जो होते हैं पानी जहां जाके रुकती है उसे हम लोग बोलते हैं पतन। तो प्रश्न है, इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नोर पतन हो गया आपका तमिलनाडु में। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत
को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत जो है उसको कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, डाक का पहले प्रयोग जो था, पहले बहुत होता था, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गया क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, तो डाक को भारत में कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ठीक है, हमारे देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7। कितना? 7 जो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल पे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग चित्र। वेलकम टू फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, कहाँ पे होगा इसका राइट आंसर? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? यानी बिहार में कुल जितने जमीन है उनमें से कितने प्रतिशत जमीन में खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, 60%। ठीक है, बिहार में कुल जितनी जमीन है उसके 60% में ही खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी 60%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कार्य में लगी हुई है? देखिए, राज्य के हमारे बिहार राज्य के कुल जो 60% जमीन है वहां पर खेती की जाती है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या यानी लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यानी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, 80%। यानी बिहार के जो है 80% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। यहाँ पर सुने होंगे लीची बहुत अधिक होता है। क्या होता है? लीची, शाही लीची बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अभी इसको जीआई टैग भी प्राप्त हो गया है बिहार के शाही लीची को, जो मुजफ्फरपुर में ही उगता है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न करें कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर मुजफ्फरपुर। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी। ठीक है, पश्चिम चंपारण में जो है बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यानी प्रथम बिहार का पहला नहीं, प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा गन्ने उत्पादन में? वो जगह पश्चिम चंपारण। लेकिन प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादन में, ठीक है, बिहार के जूट उत्पादन में ऑप्शन यहाँ पर वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रहा है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के जो जूट उत्पादन है यानी परसेंट जो उत्पादन है उसमें अब गिरावट हो रही है। क्या हो रही है? गिरावट। ठीक है, गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए अभी जो है बिहार में सबसे अधिक किस चीज की खेती की जाती है? तो अभी देखिए मक्का पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, मक्का की खेती सबसे अधिक की जा रही है। ठीक है, पहले परसेंट था, अब परसेंट जो है इसकी जो उत्पादन में है बिहार में गिरावट हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, इनमें से जो है कौन जो है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा। गंगा का दियारा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था, कोसी नदी घाटी जो है इसका प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, कोसी नदी घाटी का जो प्रारंभ है इसका हुआ था 1954 में, ऑप्शन डी, 1954 यानी 1954। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो वाल्मीकि नगर में वहां पे हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? वाल्मीकि नगर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहीं, बिहार के किस जिले में जो है सबसे अधिक नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में जो है सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितनी अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? ठीक है, मानी बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6,374 किलोमीटर। 6,374 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान जो है स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में। कौन सा? बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, यानी बिहार के किस जगह पे जो है खनिज तेल मिलने की अधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा के द्रोणी में, यानी गंगा नदी के द्रोणी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी के द्रोणी में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। ठीक है, तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सबसे अधिक सीमेंट उद्योग में होता है। किसमें? सीमेंट उद्योग, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरेट खनिज है, तो पायरेट जो है यह पायरेट खनिज जो है यह किस प्रकार का खनिज है। तो पायरेट खनिज है एक आधात्विक खनिज है। इस प्रकार का खनिज है आधात्विक, यानी इसमें धातु की जो गुण होता है बिल्कुल नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार के सोना अयस्क में प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, यानी बिहार में जो सोना अयस्क पाया जाता है उसमें प्रति टन जो शुद्ध सोना प्राप्त होता है कितना। इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 0.1 यानी 0.1 से 0.6 ग्राम, बहुत ही कम है ये मात्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है यह किस जिला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है यह किस जिला में स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। तो कांटी तापीय परियोजना ठीक है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बीएचपीसी द्वारा गृहित परियोजना की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट पहले समझते हैं बीएचपीसी क्या है। ठीक है, बीएचपीसी मतलब बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? बीएचपीसी का मतलब होता है बिहार स्टेट पावर बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। TION। ठीक है, जिसका इसका गठन कब हुआ था। तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था 1982 में। कब? 1982। ठीक है, 1982। तो ये प्रश्न कह रहा है बिहार में बीएचपीसी द्वारा गृहित परियोजना की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7। ठीक है, तो बिहार में बीएचपीसी द्वारा गृहित परियोजना की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो बिहार में जो जितनी भी जल विद्युत परियोजना है उससे कितना बिजली उत्पादन होता है उसकी क्षमता जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 44.20 मेगावाट। ठीक है, 44.20 मेगावाट। चलिए बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो बिहार के जो हाजीपुर शहर है वहां पर कांच उद्योग स्थित है। कहाँ पे? हाजीपुर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से जो है सिगरेट कहाँ पे सिगरेट यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो सिगरेट का कारखाना कहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए मुंगेर में। कहाँ पे? ऑप्शन ए मुंगेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। निम्नलिखित ऑप्शनों में से रेल और वर्कशॉप यानी रेल का सामान बनती है। ठीक है, वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जमालपुर। कहाँ पे है? जमालपुर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ पे खाद कारखाना स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बरौनी। कहाँ पे है खाद कारखाना? बरौनी में। ठीक है, खाद का इस्तेमाल बहुत ही होता है अभी खेतों में, देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस नगर में कालीन तैयार होता है। किस नगर में जो कालीन तैयार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओबरा। कहाँ पे? ओबरा में। ओबरा शहर जो है वहां पे कालीन
बनता है। चलिए बताइए नेक्स्ट प्रश्न। अशोक पेपर मिल किस राज्य में, किस जिला में स्थित है? स्टूडेंट, इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि इसका उत्तर में बहुत ही सस्पेंस बना हुआ है। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार अशोक पेपर मिल जो है, अशोक पेपर मिल ठीक है डालमिया नगर में है, और डालमिया नगर बिहार के रोहतास जिले में है, जो कि रोहतास इसमें से ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर गूगल में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि अशोक पेपर मिल दरभंगा में है। कहाँ पे है? दरभंगा। ठीक है, लेकिन दरभंगा भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगर एग्जाम ये पूछा जाए कि अशोक पेपर मिल कहाँ है, अगर दरभंगा ऑप्शन में रहे तो आप दरभंगा ही मारिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की जो पहली रेल लाइन थी उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्या होगा? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जो पटना हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड जो है इस जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो बिहार में जो है रेल परिवहन का शुरुआत कब से माना जाता है? तो प्रश्न कह रहा है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्टूडेंट, भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में। कहां से कब? 1853 में। कहां से? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जो है रेल परिवहन यानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1860 में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर भारत की बात करें तो मारेगा 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 में चला था भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में। और बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत जो हुआ था आपका 1860 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, देखिए भारत में जो ट्रेन जो चलती है तो उसमें से अलग अलग भागों के लिए अलग अलग मुख्यालय बना दिया गया है। ठीक है, जैसे उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी बिहार में कुल जितनी भी रेल लाइन है उसकी लंबाई कुल कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर जो है बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है यहाँ पर राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल जो है आपका बिहार के बांका जिला में स्थित है। कहाँ पे? बांका। ठीक है, मंदार हिल बांका जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है पटना के किस घाट पे स्थित है? तो ये जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, महेंद्रू घाट पे। कौन सा घाट पे? महेंद्रू घाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। ठीक है, तो 2001 में ठीक है बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। कितने? 8 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 28.63%। 28.63% जो है बिहार की जनसंख्या में वृद्धि का दर था। कब? 1991 से 2001 के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? कहने का अर्थ हुआ 2001 के जनगणना के अनुसार यानी 1 किलोमीटर जो क्षेत्र जो होगा उसके अंदर कितने कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 881। यानी 881 जो व्यक्ति है ठीक है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत 881। जबकि यह बढ़कर अभी कितना हो गया? 1100 से भी अधिक हो गया। ठीक है, अभी अगर पूछा जाए तो 1100 व्यक्ति जो है अभी बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में अगर आप चलिएगा तो आपको 1100 आदमी मिल जाएंगे। कहने का तो
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है आपका पटना हो जाएगा। कौन सा जिला? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। ठीक है, सासाराम नगर का विकास जो है विकास हुआ था कौन सा युग में? तो सासाराम युग का जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका मध्य युग में। का मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? बिहार जब झारखंड से नहीं अलग हुआ था, ठीक है, तो उस समय बिहार में एक नियोजित नगर कौन सा था? तो था आपका ऑप्शन सी, टाटा नगर। कौन सा नगर? टाटा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, अभी का नहीं। तो 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? मात्र 10.5%। ठीक है, अभी तो 25% हो गया है। तो 10.5% जो है लोग उस समय नगरों में रहते थे 2001 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है, देख पा रहे हैं आप, पटना। कौन सा नगर? पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का जो है इसका विकास किसने किया था? लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? यानी पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। कौन सा? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अभी हमने होशियर विधि के बारे में पढ़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होशियर विधि, ऑप्शन सी। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च आवाज प्रदर्शन विधि को होशियर विधि कहा जाता है, होशियर विधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तल चिन्ह की सहायता से विशेष किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका स्थानीय ऊंचाई, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? ठीक है, तो नीले रंग से जो है जल भाग को दिखाया जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो नीला रंग दिखाया जा रहा है कौन सा भाग है? तो जल भाग। ठीक है, जल को दर्शाया जाता है नीले रंग से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखो, वैसे आपदा जो प्राकृतिक रूप से घटित होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ठीक है, और वैसे बहुत सारे आपदा ऐसे होते हैं जो मानव जनित आपदा होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं यानी मानव जनित आपदा होगा तो सुनामी। तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा हो गया। बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा हो गया। आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद जो है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आतंकवाद। ये आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप भी क्या है? आपका प्राकृतिक आपदा हो गया। तो आपकी बेहतर समझ के लिए हम लोग ने यहाँ पर एक चार्ट का प्रयोग किया है। देखिए, आपदा के प्रकार, प्रकृति जनित, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, और ये हो गया मानव जनित। प्राकृतिक जनित के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, सुनामी, महामारी, ग्रीष्म लहर, ज्वालामुखी विस्फोट, वन अग्नि मतलब जंगलों में आग लगना, ठीक है, हिम या झंझावात। ठीक है, और मानव जनित आपदा में जैसे रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, ठीक है, आतंकवाद, कहीं पर बम फोड़ना, ये सारे कौन सा आपदा होता है? प्राकृतिक मानव जनित आपदा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ठीक है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? आपदा है, देखिए, सांप्रदायिक दंगे होना, आतंकवाद, महामारी या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से सभी जो है मानव जनित आपदा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए, समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है, ये भी कारण है। स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप का आना, ठीक है, या द्वीपीय पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका समुद्र में मतलब सुनामी आने का मुख्य कारण होता है आपका समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्री क्षेत्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जल की अधिकता या नदी के तली में अवसाद का जमा जाना, जो नदी का जो तल है उसमें से गंदा उंदा बढ़ जाना, ठीक है, या वर्षा की अधिकता या उपयुक्त में से सभी। तो आपको देख के ही लग रहा होगा इस प्रश्न का उत्तर जो है
क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। अगर जल अधिक हो रहा है तभी बाढ़ आएगा। जब नदी का जो, ठीक है, तली में जो है मिट्टी-उट्टी तली में कुछ बैठ जाएगा, अवसर बैठ जाएंगे, तो उसमें भी पानी क्या होगा, ज़्यादा फैलने लगेगा, उससे भी बाढ़ आ सकता है। वर्षा की अधिकता होगी तो उससे भी बाढ़ आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है? नहीं, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है अधिक बाढ़-ग्रस्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी बिहार। तो बहुत सारी यहाँ से नदियाँ आती हैं इस क्षेत्र में, तो क्या होता है यहाँ पर उत्तरी बिहार में बहुत बाढ़ आते रहते हैं, ठीक है, उत्तरी बिहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी को अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अपना रास्ता जो है बहुत ही बदलता है। तो बिहार का शोक कौन सा नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ क्या है? देखिए, तो बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मानव जनित तो नहीं है ये। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? ठीक है, सूखा जो है यह भी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। जब बारिश की किसी क्षेत्र विशेष में जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं होती है तो आखिर क्या होता है, सूखा की स्थिति आ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सूखा। तो सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति को किस प्रकार आती है, यानी सूखे की स्थिति जो है किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, या धीरे-धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा की स्थिति जो है यह एक बेग नहीं आता है, यह धीरे-धीरे आता है, ठीक है। अचानक नहीं आता है, ना इसकी कोई सूचना प्राप्त होती है, लेकिन ये धीरे-धीरे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है, यानी अगर हमको सूखा से बचना है तो इसका मुख्य तरीका क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। नदियों को आपस में जोड़ देना, चलिए, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल का हम लोग जमा करें, बाढ़ की स्थिति की उत्पन्न करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा के जल का संग्रहण करना, ठीक है। अगर हम लोग वर्षा जल का संग्रहण करें तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति, सूखे का स्थिति को हम लोग बहुत अधिक तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? यानी महासागर के तली पे जो कंपन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सुनामी के नाम से। किसके नाम से? सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यह आता है आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ पे आया था? प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग का नाम, ठीक है, कौन सा तरंग है वो? पी तरंग है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। कौन सा केंद्र कहा जाता है? अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, भूकंप के केंद्र से सीधा ऊपर जमीन का सतह, अधिकेंद्र। चलिए बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप या सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा जो तरीका है सही नहीं है? नंबर 1, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से नहीं लेना। पूर्वानुमान जैसे हम लोग पहले से पता लगाते हैं, ठीक है, तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से नहीं लेना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पूर्वानुमान जो भी लगाया जाए उसके ऊपर हम लोग क्या करना चाहिए, गंभीरता से लेना, सीरियसली इस पॉइंट बात को लेना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यही पॉइंट, ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी बाढ़ जब आ जाए तो हम लोगों को किस जगह पर जाना चाहिए? देखिए चारों तरफ पानी पानी हो जाता है जिसमें बाढ़ आता है, ठीक है, बहुत ही भयंकर डरावना स्थिति होता है ये, ठीक है, जिन लोगों ने फेस किया वो जानता है इनके बारे में। तो बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि के स्थान पर, गांव के बाहर, या जहाँ है उसी स्थान पर, या खेतों में? तो देखिए जहाँ है वहां पर रहना तो बिल्कुल ही खतरनाक होगा, तो हम लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। क्या ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। कौन सा कैमरा का? देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो इस कैमरा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठीक है, अगर आग से जले हुए स्थिति में प्राकृतिक रूप से कौन सा चीज का उपचार करना चाहिए? क्या ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, या अस्पताल पहुंचाना चाहिए? इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, तो प्राथमिक उपचार बोला, अस्पताल जो है तो वो तो हम लोग बाद में ले आते हैं, ठीक है, तो प्राथमिक उपचार यानी घर पे जो हम लोग करते हैं तो वो कौन सा होना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, ठंडा पानी हो या फिर कोई बर्फ हो उसको डालिए ताकि उसमें जो हाथ का जो जलन है वो थोड़ा कम हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है, अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए, दूसरा दरवाजे खिड़कियों को लगाना चाहिए, तीसरा आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर होता है, शायद वो नंबर 112 होगा, ठीक है, 112 नंबर पर अगर कॉल करें तो हम लोग को अग्निशामक यंत्र को जो होता है उसको बुला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, जो सामान्य संचार व्यवस्था उसको बाधित करने का, ठीक है, मुख्य कारण क्या होता है, केबल का टूटना, संचार टावर की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। इसका होता है केबल का टूटना, ठीक है, क्या जगह ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केबल का टूट जाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुदूर संबंधी उपग्रह 151, सुदूर संबंधी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग जो होता है आपका दूर संचार के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए दूर संचार के लिए, जैसे टेलीफोन हो गया, ठीक है, इसके इस्तेमाल के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, जहां पर भूकंप अधिक आता है उस इलाके में जो है हम लोग जो भवन बनाएंगे तो किस आकृति का बनाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रत्नाकार, सॉरी आयताकार, क्या होगा, आयताकार बनाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, ठीक है, उचित है, अनुचित है या लाभकारी है, या उपयोगी है। तो भूस्खलन लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र पे जो है क्या घर बनाना जो है ढलान पर, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्या है, अनुचित है। ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना सटा के यहाँ पर घर बनाया, कितने, ठीक है, ढलान पे घर बना दिया, अगर थोड़ा सा मिट्टी घस के तो क्या होगा, धाए से घर जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलानों पर मकान का निर्माण करना एक अनुचित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्र के निकट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जहाँ सुनामी आ जाए वहां पे अगर समुद्र के निकट बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के तट से दूर, हाँ समुद्र के तट से दूर, तीसरा है ऑप्शन सी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए, ठीक है, जितना दूर हो सके उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, बिल्कुल नहीं, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना है, ठीक है, तो यह प्राकृतिक आपदा कौन सा हो जाएगा, भूकंप, ठीक है, भूकंप क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, मकान, भवनों को या उपरोक्त में से सभी। तो जब बाढ़ आती है तो फसलों को भी नुकसान होती है, पशुओं का भी होता है, भवनों का भी होता है, और यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कृषि सुखाड़ होता है, ठीक है, कृषि में जो सुखाड़ होता है किस लिए होता है, जल के अभाव में, ठीक है, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी के लवणता के कारण। तो जो कृषि सुखाड़ होता है यह आपका जल के अभाव में होता है, क्या इसके अभाव में होता है, जल के अभाव में। स्टूडेंट यहीं पर हम लोगों का इस वीडियो का अंत होता है। तो चलिए बताइए आपको यह सेशन कैसा लगा, ठीक है, आप अपना जो है वक्त, कीमती समय यहाँ पर दिए, इसके लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।